छोटे शहर ऊंची छलांग दर्शकों के काफी सारे सवाल। पहला सवाल हमें मिला है नरेश जी का। ये पूछ रहे हैं सर, महाराष्ट्र बैंक में क्या करना चाहिए? 67 की बाइंग है, 80-81 रुपए चल रहा है। प्रदीप भाई, बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद अच्छी स्ट्रेंथ भी बनी है और ये काउंटर हमेशा से अच्छे नतीजे देता रहा है बैंकिंग स्पेस में। जब बैंकिंग स्पेस अपना वर्स्ट भी जब झेल रहा था तब भी अच्छे नतीजे दे रहा था। अभी क्या करें सर? देखिए, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप 76 के लेवल में मेंटेन कीजिए। 76 विल बी और स्टॉप लॉस बने रहिए। एक बार आपको 92 93 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। ऑल टाइम ब्रेकआउट आया है डेली, वीकली, मंथली चार्ट में भी। सो बिल्कुल होल्ड कीजिए एंड बने रहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है 76 पे होना चाहिए। ठीक है। नितेश सारंगी जी का सवाल है, सोम डिस्टिलरीज इन्होंने 73 पर लिया है और अदानी पोर्ट 1427 पर। सब पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं। देखिए, अदानी पोर्ट में मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। अभी भी वेट करना चाहिए। एक बार कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अगर ऑलमोस्ट 1620 एंड अबव क्लोजिंग हो जाता है तो फिर से एक बार शॉर्ट टाइम में अदानी पोर्ट आपको ऑलमोस्ट 1850 से 1900 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए। और सोम में 86, इसमें मुझे लगता है कि 86 के आसपास का प्राइस चल रहा है तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लग रहा है। ऑलरेडी बहुत पिट गया है। और जब तक ये फिर से अगेन अपने 200 जो डीए में है उसका उसका आई थिंक 114 115 के रेंज पे दिखा रहा है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा हायर टाइम फ्रेम में, तो तब तक हमें यहाँ पे कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है अभी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, प्रज्ञान त्रिपाठी जी, ये पूछ रहे हैं सर, जायसवाल नेको 86 का लिया है, क्या करें? प्रदीप भाई, वैसे अंशुल जी से इस पे ज्यादा बात होती होगी, अंशुल जी की रिकमेंडेड शेयर की लिस्ट में रहा है ये। लेकिन अभी मैं रचित जी से भी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि जायसवाल नेको में 24 अप्रैल यानी कि परसों को एक बोर्ड बैठक होने जा रही है जिसमें फंड रेस किया जाएगा और क्यूआईपी के जरिए भी फंड जुटाने पर बातचीत हो रही है सर। क्या लग रहा है सर, कहां तक जाने की उम्मीद है इस काउंटर की, या प्रॉफिट बुक कर लें? 86 का इन्होंने लिया हुआ है। 86 का अगर आपने लिया है हुआ है ऑलरेडी और ऑलरेडी चल रहा है 97, आप एक स्टॉप जी। लॉस मेंटेन कीजिए 92 के लेवल पे। 92 विल बी योर स्टॉप लॉस। लेकिन 92 में अगर स्टॉप लॉस आप लेते हो तो फिर आपका देखिए, एक तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि एकदम प्रॉफिट बुक करो निकल जाओ। अदरवाइज अगर लॉन्ग सोच सोच रहे हो पर्टिकुलर स्टॉक्स में, ऑब्वियसली ट्रेंड बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको लेके चलना पड़ेगा 90 मैक्सिमम 94 में रखिए तो चलेगा। क्योंकि लास्ट में 24 मार्च से देख रहा हूँ, एक घंटे का जो एवरेज मूविंग एवरेज प्राइस होता है उसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, तो उसका कैलकुलेशन करके आ रहा है अभी 94। अगर नीचे चला जाता है तो खराब हो सकता है और भी। 94 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, सुप्रा सुप्राभपति जी। इनका सवाल है सर, गॉडफ्रे फिलिप्स में पोजीशन बना सकते हैं क्या? ओके, अच्छा लग रहा है चार्ट में 2166 के आसपास का प्राइस है, लेकिन थोड़ा आपको व्यू लंबा लेके चलना पड़ेगा। देखेंगे आईटीसी एंड ये दोनों स्टॉक्स पे ही उतना ज्यादा मूव अभी भी नहीं आ रहा है। तो अगर व्यू आपका है तो थोड़ा बहुत आपको लंबा व्यू लेके चलना पड़ेगा, 6-8 महीने का व्यू लेके चलिए। एंड आईटीसी से पहले गॉथ्रे फिलिप्स भागेगा। 2166 के आसपास का प्राइस है, इजीली आपको 2850 3000 फिर से मिलेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। अभी भी प्राइस में मोमेंटम नहीं आया है। सिद्धार्थ घोष साहब का सवाल है, केफिन टेक सर, 1000 शेयर है 980 रुपए के प्राइस के। इसमें क्या टारगेट 1 साल के लिए लेकर चल सकते हैं? एक साल के व्यू से केफिन टेक बहुत बढ़िया लगता है मुझे। एक साल में मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको मिनिमम 1200 तक तो आना चाहिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में। 1230 के आसपास का एक टारगेट वन और टारगेट टू में मुझे लगता है कि आपको अगेन 1360 का लेवल आना चाहिए। स्टॉप लॉस शॉर्ट टाइम के हिसाब से 896 पे आपको मेंटेन करना चाहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए। स्टॉक बहुत प्रोमिनेंट काउंटर है और बिजनेस तो सबको पता ही है केफिन टेक का। ऑलमोस्ट जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम है, तो मुझे लगता है कि ये थीम चलेगा और वैल्यू जोन के आसपास है, होल्ड रखना चाहिए। ठीक है। राकेश अग्रवाल जी का सवाल है सर, एनसीसी यहां पर क्या करना चाहिए? एनसीसी एनसीसी में अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड वीकली ट्रेंड भी खराब है।
वीकली 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे भी चल रहा है। इनफैक्ट डेली जो 200 वीकली एवरेज प्राइस है, डेली एंड वीकली दोनों के नीचे ही चल रहा है। तो जब तक ये फिर से 183 एंड 4 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कुछ मूव नहीं पॉसिबल है। सो मुझे लगता है नहीं है कि यहाँ पे आप होल्ड करेंगे तो अल्टीमेटली ज़्यादा शॉर्ट टाइम में कुछ भी बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। सो उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा शॉर्ट टाइम में। अभी ना ही आपको बाइंग करना है, ना ही आपको एवरेजिंग करना है। आपको चार्ट खराब है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है अभी। और जिनके पास ऑलरेडी है, आप एक बार रिसेंट जो लो था 133 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। लेकिन उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू इसमें रहेगा। ठीक है। कैनरा बैंक सर, सोमनाथ जी का सवाल है। सर, पीएसयू बैंक्स में एक गिरावट तो आई थी, लेकिन अब दोबारा बाउंस बैक भी देखने को मिला कुछ समय में। कैनरा बैंक का क्या टारगेट लेकर चले इसमें? ओके, ये कैनरा बैंक अभी 146 के लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम का जो टॉप था ऑलमोस्ट 162 163 के लेवल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 158 160 तक तो आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन होने के बाद अगर 162 के ऊपर क्लोजिंग होता है, देन आपको 185 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। बिफोर दैट इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिल्कुल बने रहिए। रिकवरी चल रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक है। पल मखीजा साहब का सवाल है, किर्लोस्कर ब्रदर सर, इसमें कोई टारगेट? किर्लोस्कर ब्रदर्स, ओके। प्रदीप जी, किर्लोस्कर ब्रदर। जी, देखिए इसमें अच्छा खासा सपोर्ट लिया है शॉर्ट टाइम के हिसाब से, और एक सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। लास्ट 2 हफ्ता पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था, और इस हफ्ता थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 2 हफ्ता चलने के बाद थोड़ा थका हुआ है। फिर से मुझे लगता है कि एक बार 1636 तक आ सकता है, करेंट जोन से भी 100 पॉइंट नीचे। दैट इज नॉट ए बिग डील फॉर किर्लोस्कर ब्रदर्स। इजीली ऐसे 80 to 100 पॉइंट नीचे आपको एक बार मिलेंगे। फिर से जो बाउंस होगा, फिर से जो आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेंगे, फिर से जो न्यू बायर्स होंगे, वहां पे मुझे लगता है कि आपको एक बार कट स्टॉक 2156 एंड 2200 के आसपास का प्राइस इजीली मिलेंगे। सो अगर बेचना है, आपको वेट करना है, 2200 के आसपास का प्राइस, 2150 के आसपास का प्राइस आपको मिलेंगे, उस टाइम पे बेचना है जी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ऋषभ जी, इनका सवाल है, सब पिरामल फार्मा और सागर सीमेंट में एंट्री कर सकते हैं क्या? पिरामल फार्मा, सागर से, ओके। देखिए सागर सीमेंट पे अभी ऑलमोस्ट 184 के लेवल पे चल रहा है। ये थोड़ा बहुत बाउंस तो आया है, लेकिन वही अपना अभी भी लंबा टाइम मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चलेगा। 220 के ऊपर इसमें मोमेंटम पॉसिबल है। बिफोर दैट मुझे लगता है कि एक बार इग्नोर करना चाहिए। और पिरामल फार्मा अभी 152 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक ओवर द टाइम लॉन्ग टाइम में वीकली चार्ट में एक लंबा डाउन ट्रेंड में है। सो दोनों स्टॉक को ही अवॉइड करने का सलाह रहेगा। दोनों में पैसा अभी शॉर्ट टाइम में नहीं बनेंगे। ठीक है। आईटीआई बाय कर सकते हैं क्या? फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है सर। इसमें आपको दिख रहा है क्या फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट? ओके, देखिए आईटीआई के साथ प्रॉब्लम यही है कि आईटीआई उछाल तो देता है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाता। ऑब्वियसली इसमें एक बढ़िया सा मूव देखने को मिल रहा है, और ऑलमोस्ट 378 के आसपास का नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि इजीली आपको 340 50 मिलेंगे। अगर हम बाय करते तो आज का डे लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 292 के लेवल पे स्टॉप लॉस, और अगेन आपको यहाँ पे 335 350 एंड अबव मिलेंगे। 378 तक कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो 370 तो इजीली आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली बाय करके जा सकते। लेकिन एक चीज जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, 50 एंड 200 मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर होना चाहिए, और ऑलरेडी 250 के ऊपर भी है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ इसमें है, डेफिनेटली हम वेट करके जा सकते हैं, बाय भी करके जा सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है पुष्कर जी का, ये पूछे हैं यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज 1862 का लिया हुआ है, क्या इसको एवरेज करें, होल्ड करें या निकल जाए? प्रदीप भाई, गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा सेल यूबीएल की होती है, और ये बेस्ट क्वार्टर होता है इनका, अप्रैल टू जून वाला। तो अभी तो शायद जनवरी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट इस बार भी उतने ल्यूक्रेटिव नहीं आएंगे, हालांकि थोड़े बेटर हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी से इनके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। सर्दियों के सीजन में थोड़ी डिमांड कम रहती है। सर,
क्या लग रहा है, यूबीएल एवरेज करना चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए सर, अभी भी चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है। जो 50 मूविंग एवरेज प्राइस है 1575 के रेंज पे, पहले तो इसको क्रॉस होना चाहिए। एटलीस्ट एक क्रॉस होने के बाद यहाँ पे कुछ मूव बनेंगे। लेकिन सपोर्ट के आसपास है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है अभी। पूरा हम इसको कंप्लीट नहीं मान सकेंगे। मुझे लगता है कि ओवर द टाइम में भी हमने देखा है कि जिस तरीके से स्टॉक ने करेक्शंस दिखाया है, अगर हम मई 2025 देखेंगे, 2250 2300 से जिस तरीके से एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि वीकनेस कंटिन्यू है इसमें। तो इसीलिए मैं अभी एवरेज या तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है सर, नेस्ले 1416 पर लिए हुए एक हमारे दर्शक हैं। नेस्ले के रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स तो अच्छे थे सर। अब क्या करें नेस्ले में? नेस्ले पे रिसेंटली आज सुबह ही संदीप जी के साथ डिस्कशन हो रहा था। ऑलमोस्ट 1650 तक आपको शॉर्ट टाइम में टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी के पास पोजीशन है, डेफिनेटली बने रहने का सलाह होगा। एक बार 1360 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए शॉर्ट टाइम के हिसाब से, अगर किसी का पोजीशन है। बने रहिए, 1650 ऑन द वे। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, महिंद्रा में, एसएमएल महिंद्रा, इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? प्रकाश साहब का सवाल है एस एम एल माइंडन। ये, नहीं, एसएमएल ये तो अभी महिंद्रा। ब्रेक, हाँ, ये तो अभी रिसेंटली ब्रेकडाउन आया है इसमें, और इनफैक्ट 50 मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे भी आ रहा है। और 200 पे एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 3700 के लेवल पे। अभी 3830 के लेवल पे चल रहा है। एक बार तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, जिस तरीके से नीचे आ रहा है। और डे लो अभी लगाया 3826, अभी चल रहा है 3837, ऑलमोस्ट 10 रुपीज ही ऊपर है। तो इसमें वीकनेस है, कंटिन्यू रहेगा, अभी बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सर, धनलक्ष्मी बैंक पर 33 रुपए का लिया हुआ है, 4000 शेयर है। एक हमारे दर्शक हैं निश्चित जी, इन्होंने लिए हुए हैं सर। क्या करें, एक साल हो गया, आगे क्या करें अभी? धनलक्ष्मी बैंक बताया आपने, राइट? धनलक्ष्मी बैंक जी, ओके। धन बैंक के नाम से आता है आई थिंक। देखिए, ये 27 रुपए चल रहा है सर, इन्होंने 33 का लिया है। हाँ, 27 के आसपास का प्राइस है। और मुझे लगता है कि उछाल में बेचना ही चाहिए। मार्केट तो एकदम छोटा स्मॉल कैप ही है, 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ज़्यादा वॉल्यूम भी इसमें नहीं आता। तो ऐसे कंपनी को होल्ड मैं जनरली रिकमेंड करता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रॉब्लम हो जाता है। अगर बैंकिंग किसी स्टॉक में रहना है, बहुत प्रोमिनेंट बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है। धनलक्ष्मी नाम देके, वो लक्ष्मी देके मत आइए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा। श्रवण सिंह जी हैं, ये डेली सवाल पूछते हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं। इनका सवाल है, सर थोड़े से इनके शेयर थोड़े अलग ही होते हैं। एक है अनुपम रसायन, ये वीसीपी पैटर्न के उस पे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें पैटर्न बन है। और फिर मैं इनके और एक दो शेयर्स पर आऊंगा सर। पहले जरा ये देखिए अनुपम रसायन, इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें पॉसिबिलिटीज है, बढ़िया चार्ट पैटर्न है इसमें। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो वीकली पैटर्न है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्टॉक ने वीकली में जब ब्रेकआउट किया था एक बार 780 से, तो 780 से अभी 1346 हो गया। कभी भी अपना वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इनफैक्ट डेली ट्रेंड भी यहाँ पे पॉजिटिव है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए ऑलमोस्ट 1235, 1235 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। रेसिस्टेंस है थोड़ा बहुत, ऑलमोस्ट 1386 एंड 1400 के पहले पहले थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर व्यू आपका 2-3 महीने का है, आपको बने रहना चाहिए। टुडे और टुमारो ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके, ब्रेकआउट सक्सेसफुली हुआ नहीं है अभी, ब्रेकआउट भी आपको मिलेंगे पर्टिकुलर स्टॉक में। एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। और अगर ब्रेकआउट आता है तो उस केस में स्टॉक 1750 1800 तक भाग सकता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस मैंने बताया, इस स्टॉप लॉस पे आपका ध्यान रखिए एंड मेंटेन कीजिए। ठीक है। सोनी कुमारी जी पूछे हैं सर, वेदांता 226 का है, लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें जानना चाहती हैं। लॉन्ग टर्म में तो अब सदी के इसका डिमर्जर आ रहा है, 1 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है, 29 तारीख को एक्स डेट हो जाएगी। तो जितने भी वेदांता वाले जो निवेशक हैं, उनको एक एक शेयर सभी का मिल जाएगा। पावर का मिल जाएगा, ऑयल एंड गैस का मिल जाएगा, स्टील का मिल जाएगा, एल्यूमिनियम का मिल जाएगा। और जो वेदांता में जो मेन बिजनेस रहेगा वो जिंक का रहेगा प्लस कॉपर का रहेगा। ये 5 शेयर आपके पास होंगे, वेदांता लिमिटेड का होगा, और आपके पास 4 दूसरी इनके जो मैंने बताया वो पावर शेयर के होंगे, वो अलग अलग शेयर होंगे।
कल हमने इसमें ब्रॉडर एक डिस्कशन भी किया था प्रदीप भाई, स्टॉक एक्सरे में, कि क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू बची है या नहीं बची है? ऑब्वियसली बचा है अभी भी, और लेकिन शॉर्ट टाइम में बहुत चला है। देखिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म भी हुआ है तो डेफिनेटली यू शुड बुक योर प्रॉफिट। मुझे लगता है कि एक बार तो आपको शॉर्ट टाइम के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म भी हुआ है, लॉन्ग टर्म मीन्स एटलीस्ट अगर आप 11 से 12 महीना, 13 महीना होल्ड कर सकते हो, अबोव 12 मंथ्स, एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा अगर आपका व्यू है, और यहाँ से आप 15-20% डाउन साइड भी अगर एक्सट्रीम लेवल पे बाई चांस नीचे आता है तो आप झेल सकते हो। ऐसे अगर आपका पर्सनालिटी है, इतना आपके अंदर जुनून है, जज्बात है कि आप थोड़ा बहुत नीचे भी देखेंगे तो आप वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा आप वेट कीजिए, बने रहिए। एक लॉन्ग टर्म थीम है, पैसा बना के दिया है, कमिंग फ्यूचर भी ब्राइट ही मुझे लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। और देखिए, अभी टेक्निकली अगर हम चार्ट देखेंगे, चार्ट क्योंकि डिमर्जर हो जाएगा तो बाद में फिर से हमें अलग अलग स्टॉक का चार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक बार पॉसिबल है कि आपको 620-700 तक भी आ जाए, तो शॉर्ट टाइम के व्यू से प्रॉफिट बुकिंग, लॉन्ग टर्म से व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जसमीन सिंह जी, इन्होंने सुपर चैट पर सवाल भेजा सर। ये पूछे हैं कि सर, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन हाईटेक पाइप एंड KRN हीट एक्सचेंज। KRN हीट एक्सचेंज पे तो ऑफ कोर्स आपकी राय चल रही है, और हाईटेक पाइप थोड़ा अंशुल जी ज्यादा देखते हैं, तो बट फिर भी अगर आप दोस्त होने के नाते और इस सवाल का उत्तर दे दें तो। देखिए, हाईटेक पाइप्स में मुझे लगता है कि विवेक जी, एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 91 के लेवल पे। 89 ही चल रहा है, 89-90 के लेवल पे चल रहा है। ये 91 ब्रेक होने पे एक बार आपको 98-100 तक मूव दिखाई देंगे। उससे ज्यादा व्यू अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर उतना क्लियर नहीं है। एंड मुझे लगता है कि के आर एन हीट एक्सचेंज, देखिए आपके शो में हमने रिकमेंड किया, 70% स्टॉक चला। कल परसों मैंने 2 दिन ही बता दिया ऑलरेडी। आई थिंक मनी 9 के इंस्टाग्राम पेज में भी चला गया एक वीडियो, कि के आर एन हिडेक्स में मैं प्रॉफिट बुक करने का सलाह दे रहा हूँ। अब किन के लिए दे रहा हूँ? उनके लिए जिन्होंने 70% ROI गेन किया है, जिन्होंने 50% यहाँ से ROI गेन किया है, जिन्होंने 60% ROI गेन किया है। 50, 60, 70% अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कि 1,500-2,000 तक चलेंगे। भाई साहब, 700 से चल रहा है, 680 से चल रहा है, आ गया है इतना दूर। तो एक बार करेंट जोन से अगर 20-25% का करेक्शन नहीं होगा ना, तो नेक्स्ट दौड़ नहीं पाएगा। तो सिंपल, यू शुड बुक योर प्रॉफिट। एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, 2 महीने में 70% चल गया है, फिर से 20-25% नीचे गिर जाएगा स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग, एंड दैट्स कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई खराब नहीं दिखता मुझे। मुझे अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू जो मैंने बताया था 1500 टू 2000, वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने ये चीजों को नहीं समझा, तो ये मैं कल कमेंट्स देख रहे थे, तो कमेंट जब मैं देख रहा था तो लोगों ने कुछ कमेंट किया है, अरे यार आपने तो लास्ट वीक बताया था 1500, अब क्या होगा? ये तो पूरा उल्टा हो गया आपका व्यू। सर, उल्टा कुछ नहीं हुआ, आप चीजों को लोग समझ नहीं पाते। तो ये जो छोटे छोटे बिगिनर लोग आते हैं मार्केट में, और मार्केट का जो सेंटीमेंट है ये समझता नहीं है। मैं एक बार खाना खाऊंगा, मैं 70 किलोमीटर तक भाग सकता हूँ, उसके बाद मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, मुझे थोड़ा नींद चाहिए, मुझे फिर से खाना खाना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम। तो अगेन स्टॉक के साथ भी ऐसा होता है। मैं 6 गियर में डाल के बाइक 70 किलोमीटर आवर्स में मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। 2 महीने तक नॉन स्टॉप चलने के बाद मुझे पेट्रोल डलवाने के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो सिंपल थिंक लाइक दैट, कि केआरएन एंड हिट एक्सचेंज पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई देंगे। जिन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, वो लोग फंसेंगे आने वाला 1-1.5 हफ्ते में, जिस दिन ये थोड़ा 5-7-10% गिर जाएंगे उस दिन। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब एनालिस्ट जिसने दिया, उनके कहने पर 70% चल गया। अब वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, लॉन्ग टर्म वाले या तो आप 25% नीचे आने की जज्बा रखते हो तो ठीक है, नहीं रखते हो तो प्रॉफिट बुक करो, निकलो। 70% प्रॉफिट आ रहा है और क्या चाहिए। हाईटेक पाइप पर आपको बता ही दिया। इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या? इन्फोसिस के प्रदीप भाई नतीजे हैं कल। अब HCL ने जैसे नतीजे दिए, उससे इन्फोसिस और निराश हो गया। विप्रो और TCS उतना निराश नहीं है, क्योंकि वो अपने नतीजे देकर बैठे हैं। इस स्ट्रीट को पता है कि इनके कैसे नतीजे आए थे, इनके साथ क्या करना है।
वो 1-1% भले ही नीचे आज सेंटीमेंट की वजह से, लेकिन इन्फोसिस जो कि अभी नतीजे देगा, उसमें क्या करें? मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर विवेक सर अभी बहुत वीक है यहाँ पे, और खराब लग रहा है मुझे। ये स्ट्रक्चर सही होने में इट विल टेक सम टाइम, और कहीं ना कहीं इन्फोसिस को भी ये डर है कि ये फिर से रिपीट ना हो, क्योंकि ओवरऑल आईटी पैक में अगर हम देखेंगे जिस तरीके का एक सिचुएशन चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे बाय करके इमीडिएट लेवल पे कुछ फायदा होगा। हाँ, वो बात अलग है कि कल को फिर से अगर इंडेक्स भागेगा तो वैल्यू बाइंग भी होगा, तो लोग आके बाय भी करेंगे। वो बाइंग अलग है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग अलग है। लेकिन ये यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे कुछ अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेंगे। रिजल्ट अगर ज्यादा अच्छा आ गया, एक्सपेक्टेशंस के बाहर हो गया, तो तब जाके यहाँ पे बहुत रैली आपको दिखाई देंगे। लेकिन अभी के हिसाब से राइट नाउ स्ट्रक्चर वीक है, अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, तो इन्फोसिस का भी स्ट्रक्चर वीक है, अभी नहीं देखना है। संजीव कुमार जी हैं, वो पूछ रहे हैं, अ, ये अंशुल जी तो कल आएंगे हम शो में, अभी तो आज तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके सवाल में ले लेता हूं आपके। ई टू ई नेटवर्क और पीपीएल फार्मा, ये 3 से 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म सिनारियो पूछ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन ई टू ई और पीपीएल फार्मा, ये दो मैं क्वेश्चन आपके ले रहा हूँ। प्रदीप भाई, आपकी राय लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों काउंटर्स पर? देखिए, पीपीएल फार्मा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बने रहना है। अगर अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट भी देखेंगे, एक सेकेंड, बिल्कुल आप बने रहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन एक बार आपको रिकवरी में आपको 175 180 तक मिलेंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। ई टू ई नेटवर्क का थीम बहुत बढ़िया लगता है, ओवरऑल स्टोरी चलेगा अभी भी कंटिन्यू। आपको 3800 4000 तक प्राइस मुझे लगता है कि आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए ई टू ई नेटवर्क में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, सर विप्रो को बायबैक के लिए रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? इसमें एक्चुअली 15,000 करोड़ रुपए का बायबैक आया, प्रदीप भाई, लेकिन इसमें एक क्लॉज भी आया कि प्रमोटर भी टेंडर करेंगे विप्रो के बायबैक में। उसमें करीब जो फिर रिटेल का पार्टिसिपेशन रह जाएगा, वो हार्डली 15% का रह जाएगा, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन भी आएंगे, बाकी प्रमोटर भी आ जाएंगे, तो सारे बड़े निवेशक आ जाएंगे, तो रिटेल के रेशो के हिसाब से केवल 15% की उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। हालांकि बायबैक प्राइस 250 रुपए का है, यानी कि यहाँ से करीब करीब आपको 20-25% का अपसाइड है। अ, आपको क्या लगता है, बायबैक तक आने तक एक रिटेल निवेशक इस शेयर को लेकर रखे, या कोई फ्रेश बाय करना चाहे तो करे बायबैक को सोचकर? देखिए, बाई बैक या तो फ्रेश बाइंग मैं अभी अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि ओवरऑल रिसेंटली एक्चुअली डिस्क्लेमर है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो से। हमने रिसेंट जो ये थोड़ा बहुत आप हुआ था, इसमें हमने थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है आईटी, इंटायर आईटी पैक को। एंड जब तक ये थोड़ा बहुत सिचुएशन सही नहीं होंगे, तो हम फिर से यहाँ पे कोई भी बाई रिकमेंडेशन ओवरऑल आईटी पैक में नहीं जनरेट करेंगे। लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पूरा आईटी का वीक है। सो अभी मैं थोड़ा मेरा अभी साइकोलॉजी आईटी पैक को लेके ये बन रहा है, मैं खरीदूंगा डेफिनेटली, महंगा खरीदूंगा, बाद में खरीदूंगा, महंगा खरीद के महंगा बेचूंगा। अभी नहीं खरीदेंगे, अभी ये थोड़ा बहुत 1 2 महीना, इट विल टेक सम टाइम। मैं थोड़ा वेट करूंगा। अभी भी मुझे लगता है कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर बाइंग विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, जहाँ पे हमने एक तरफा देख लिया है कि ये कुछ टैरिफ की वजह से नहीं चला, कुछ रुपीस की वजह से नहीं चला, उसके बाद कुछ अपना ये ट्रेड डील डील नहीं हुआ था उस टाइम पे नहीं चला। लास्ट 3 4 क्वार्टर का रिजल्ट हम देख रहे हैं, उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पे नहीं चला। एंथ्रोपिक वाला मैटर हो गया एआई को लेके, उस टाइम पे नहीं, इतना ज्यादा पिटाई हुआ। बीच में रिकवरी आ रहे थे, फिर से रिजल्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद भी मेरे को बाय करने का कोई इसमें समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा और 2 3 महीना 6 महीना चलेंगे, एक अंडर परफॉर्मेंस अभी भी करेंगे, सो मुझे वो दंदल में फंसना नहीं है। मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा अभी, इट विल टेक सम टाइम। और ये नॉट ओनली फॉर विप्रो, इस एवरी वन, चाहे वो टीसीएस हो जाए, विप्रो हो जाए, इन्फोसिस हो जाए, कोई भी आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप आईटी उठा लीजिए, मैं आईटी में अभी बाई नहीं करूंगा। खरीदूंगा, महंगा खरीदूंगा, बाद में खरीदूंगा, महंगा बेचूंगा, लेकिन अभी नहीं खरीदेंगे। ठीक है। प्रदीप भाई, एक शेयर ये अदानी ग्रीन भी बड़े रडार पर आ रहा है। अब देखिए, इसमें
आप सभी ने, हमारे सारे ही पैनलिस्ट ने इसमें कभी ना कभी बाय दिया, और इसमें प्रॉफिट बुकिंग सभी ने अपने अलग अलग लेवल्स पे कराया। अब बहुत क्रूशियल टाइम आ गया। क्रूशियल टाइम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट डेट अब बिल्कुल नजदीक है। तो इस वीक में अब इसके रिजल्ट है। तो अब आप ये बताएं कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके चले, क्योंकि अब सबको प्रॉफिट आ रहा है सर। अब हमारे पैनल में जब से हमारे मनी नाइन पर शो देख रहे हैं लोग, तब से जिन्होंने भी अदानी ग्रीन खरीदा था उनके लेवल से ऊपर आ चुका है। अब क्या करें सर? देखिए, मैं दो चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बोलना चाहता हूँ। अभी अगर आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में बहुत टाइम बाद ये 1100 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। पहले भी आया था लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा था। अब लास्ट मैं प्राइस देख पा रहा हूँ जो आया था ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ पे लास्ट ईयर। उससे पहले एक बार आया था दिसंबर में 2024 में। उसके बाद फिर से ये प्राइस हमको देखने को मिल रहा है बहुत टाइम बाद। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर थोड़ा हम बड़ा करके चार्ट को देखेंगे मंथली लेवल पे, तो 1370 1400 से पहले कुछ बिग रेसिस्टेंस नहीं है। तो अगर आपका व्यू अभी भी थोड़ा बहुत, आप 2-3 महीना वेट करके जा सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली बने रहिए स्टॉक के साथ। और अगर आपने बाय किया है, आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चाहिए। इसके लिए लॉजिक है ये, लास्ट 1 घंटे का जो मैं मूविंग एवरेज प्राइस कैलकुलेशन मैं करता हूँ, उसका कैलकुलेशन करके इंटरेस्टिंग पॉइंट यही आया है, स्टॉक ने लगभग 836 से 1180 के ऊपर आ गया, कभी भी अपना 1 घंटे का जो एवरेज प्राइस है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अभी 1 घंटे का कैलकुलेशन करके आ रहा है ऑलमोस्ट 1138। 1138 विल बी योर स्टॉप लॉस। आप करेंट जोन से अगर आपके पास पोजीशन है 1138 पे, आपका स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कीजिए। तो अगर बाई चांस नीचे भी आता है तो आपका नुकसान ज्यादा नहीं है। 1138 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, क्योंकि 1100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो भी ब्रेक हो जाएगा अगर फिर से आपको नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट भी है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दो चीज आप फॉलो कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए अपना। जी, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम मीन नो प्रोवाइड एनी एश्योरेंस और गारंटी ऑफ टू रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे ऑडियंस को जी। थैंक यू। थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ अगली खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वीएल अंबाला मैम जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning, Mittal ji. Good morning to all viewers. Thank you. थैंक यू मैम। मैम, मैं दर्शकों के सवाल ले रहा था और उस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। एक हमारे साथ दर्शक हैं, जसमीन सिंह जी। ये एक्चुअली ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका उत्तर आप बड़ा कंफर्टेबली दे सकती हैं। वो सवाल ये है Okay. कि ये 3 स्टॉक्स मांग रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो ये बाय करना चाहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। वैसे मैं आज दोबारा इरेडा पर मल्टीपल टाइम बात कर चुकी हूँ, और आज फिर से मेंबर्स को इरेडा के बारे में एक अपडेट दे रही हूँ कि एनीवेज अगर आपने पहले मिस कर दिया है तो दिस इज द टाइम यू शुड थिंक टू बाय दिस। तो आप भी उसको चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स है, शॉर्ट टर्म बोले तो 1 से 2 महीने मैक्सिमम 145 175 दीज टू टारगेट्स। बट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स 200 230 टारगेट्स है, सॉरी नेक्स्ट 8 मंथ्स 200 300 से 200 एंड 230 टारगेट्स है, स्लिप ऑफ टंग। तो ये एक ये स्टॉक है जिसपे आप चाहें तो कंसिडरेशन अपना मिड टर्म वाला रखो, लॉन्ग टर्म की जरूरत नहीं है। मोमेंटम बनेगा तो जल्दी ही टारगेट्स आ जाएंगे, और स्टॉप लॉस वहां पर रखना है आपको अभी के लिए 120 का। और ये मेरे मेंबर्स के पास ये मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पब्लिकली मुझे सामने से कहीं से हमारे मेंबर ने बोला, मैडम आपने रेडा इतनी बार लोगों को बोला है, आपने हमको तो दिया नहीं। तो मैंने बोला, मैं आप सबको बोल तो रही थी कि खरीद लो इसको 110 115 के पास, तो नहीं आपने लिख के नहीं दिया। मैं ठीक है चलो। तो इट्स लाइक दिस। अभी ये 15% अप है, बट जो अपसाइड मूवमेंट अभी भी पेंडिंग है उसके अगेंस्ट में ये रिस्क लेने लायक है। सो यू कैन गो फॉर इट, आप जा सकते हैं इसके साथ में। सेकेंड स्टॉक इज एचबीएल इंजीनियरिंग, थोड़ा चल चुका है बट मजबूत अभी भी है।
तो अगर आप कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो, वैसे डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर मेरे पास अभी भी नहीं है। डिस्क्लेमर ये है कि आज सुबह 800 पर और 803 इस भाव पर अपने लाइव सेशन में दिया था। आज सुबह थोड़ी यहाँ आने से पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पर थी, तब भी बाय दिया था। और इंट्राडे का जो टारगेट था वो 820 का है, अभी 817 चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली इंट्राडे का 820 पहला और 845 दूसरा टारगेट आ ही जाएंगे मोस्ट लाइकली। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, आपको ये छोटे मोटे टारगेट्स नहीं देखने चाहिए। यू शुड आई ऑन कि इसमें कम से कम अगर आप आज खरीद रहे हो, आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 920 का, देन दूसरा 1000 का, एंड अ ब्यूटीफुल स्टॉक। आप इसको खरीद के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर एक पैटर्न है, उसके हिसाब से एक्सप्लेन कभी और करूंगी, बट एक पैटर्न है, उसके हिसाब से इसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 720 इज मोर देन इनफ। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर से बोल रही हूँ, आज सुबह लाइव में रिकमेंड किया था 820, 845 इंट्राडे के टारगेट से। पहला तो आना ही जैसा लग रहा है, सेकंड भी मोस्ट लाइकली आ जाएगा। तो आप ये 2 स्टॉक्स हैं जो आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बाकी लिस्ट बहुत बड़ी है, मतलब इतने इनफ है। एक आप इंक्लूड कर लो सेफ एंड सस्टेनेबल मूवमेंट जो कर सकता है, दैट इज मैनकाइंड फार्मा, एज क्लोज टू 2200। वैसे तो हमने 1950 पर रिकमेंड किया था। इनफैक्ट संदीप जी तो बोलते हैं कि मैनकाइंड फार्मा मतलब VLM वाला स्टॉक, ऐसे बोलने लगे हैं। तो क्योंकि 2-3 बार उसमें हो गया ऐसा मूवमेंट, बट अभी क्योंकि वो थोड़ा चल गया है, तो आप ऐसे समझे कि 2000 से 2000 के रेंज में आप मैनकाइंड फार्मा को इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके जा सकते हो। एंड बीइंग यू आर एन इन्वेस्टर, नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडर, सो योर टारगेट शुड बी starting from 2500 and up to 3200. You got to maintain a stop loss in considering current market situation 1850 1850 का एसएल मेंटेन करना। मैनकाइंड फार्मा में भी बाइंग ली जा सकती है। एंड मैं बात ही कर रही थी एचबीएल इंजीनियरिंग का 820 का इंटरडे का टारगेट पहला आ गया है। चलिए, तो इंटरडे टारगेट एचबीएल इंजीनियरिंग का तो हिट हुआ है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो मैडम ने बहुत ऊपर के दिए। तो अभी जो इन्वेस्टर हैं उनको कुछ नहीं करना, ट्रेडर बंधुओं को जो दिया था मॉर्निंग से वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, सुशील जी का सवाल है मैडम, एनएलसी इंडिया यहाँ पर इन्होंने एनएलसी इंडिया 316 रुपए पर एंट्री की थी। नेवेली लिग्नाइट हुआ करता था ये शेयर, इसमें टारगेट्स पूछ रहे हैं। एनएलसी इंडिया जस्ट अब काफी तो हो गया ना इसमें, अभी कितना एक स्ट्रेच में देखो, जैसे हम दौड़ते दौड़ते थकते हैं ना, वैसे ही स्टॉक में वो जो इंजन है, कैसे समझाऊं मैं आपको कि ये चीज आपके पास तक आप उसी मतलब समझ जाए। तो यही आई थिंक बेटर एग्जांपल है कि जैसे हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं ना, वैसे स्टॉक की भी हर किसी की ना एक चाल होती है, उसके बाद एक ठहराव आता ही है। दोबारा डीप ब्रीदिंग करते हैं, और अगर दम है, हार्ट अटैक नहीं आ गया तो तेज भागने से, अगर दम है बचा हुआ तो दोबारा पानी पीते हैं, थकते हैं, और फिर आगे के लिए बढ़ जाते हैं। इसमें फिलहाल वही हो रहा है, स्टॉक में दम है। आपको एक अपसाइड मूवमेंट रेंजिंग फ्रॉम 150 हो चुका है। वी रिकमेंडेड दिस, क्या था टारगेट वो सबको मालूम है, तो डिटेल में नहीं जा रही। अब वहां से इसमें थोड़ा ठहराव है, और ये ठहराव जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर दम है, यानी अगर सिचुएशन अंदर से ठीक है, फंडामेंटल दैट मींस अगर वो ठीक ठाक है, और आपको लग रहा है कि सेक्टर का नैरेटिव भी ठीक है, तो वो चल पड़ेगा दोबारा। इसीलिए अभी आप इसको बाय एंड होल्ड वाली हिंदी वर्ड में आ रहा, ऑन दैट नोट आप इसको भी फिलहाल के लिए 170 से 180 इस रेंज में एक्यूमुलेट करना शुरू करो। आपकी बाइंग कितने की है इनकी, इन्होंने कितना बताया? इन्होंने तो 316 बताया मैम। कितना? आपकी आवाज नहीं आ रही। अंबाला मैडम, इन्होंने 316 की बाइंग की हुई है एनएलसी में। कितना? एनीवेज, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही, नंबर आपका समझ नहीं आया था तब भी, बट आप ऐसे समझे कि री इन्वेस्टमेंट अगर या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसी को करनी है तो 170 की रेंज से 180 की रेंज में की जा सकती है, दैट मीन्स करंट रेंज। और स्टॉप लॉस जो फिलहाल के लिए रखना है वो स्ट्रिक्टली 155 का रखना है, एंड अपसाइड के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल है वो 200 से स्टार्ट होगी, अप टू 240 तक जा सकती है। तो एक हाई बीटा स्टॉक है, हाई, अगर आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको फेवरेबल लगे तो आप इसके बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। हाई बीटा है, दैट मीन्स काफी वॉलेटाइल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आगे कंटिन्यू हो सकता है। टाइम ड्यूरेशन अगर सिर्फ 200 का टारगेट कर रहे हो तो 1 मंथ इज इनफ, एक महीने का ही भी रखो। बट व्हेन यू आर टारगेटिंग अप टू 240, यू शुड हैव टाइम इन योर हैंड्स, लाइक अप टू 4 महीने 5 महीने कम से कम लगेंगे, तो वो तैयारी आप रखना।
ठीक है, तो एनएलसी इंडिया मैम, वैसे इन्होंने 316 रुपए का लिया हुआ था, तो मतलब इनकी खरीद भाव से थोड़ा नीचे आ चुका है। आई हाँ डोंट तो नो यार कि आपको मेरी आवाज आ रही गुंजाइश है। है। अंबाला मैम, अभी यस आवाज यस आ रही है अभी आपको मेरी? यस यस, तो अगर आपके पास जी। में गुंजाइश है तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि बाइंग आपकी बहुत ही बुरी तो नहीं होती है, बाइंग कोई बुरी नहीं होती, बट आपका हैंडलिंग ऑफ स्टॉक बहुत खराब था। तो बुरा लगना चाहिए आपको, ताकि आप बुरा लग के दोबारा काम ना करें, इसलिए थोड़ा सा बुरा मान जाओ। थोड़ी कड़वी दवाई अच्छी है, लेकिन अगर उससे आपका सुधार हो रहा हो तो दैट्स व्हाट। बाकी फिलहाल एक रेंज बनाएगा ये, उस रेंज के बाद आगे बढ़ जाएगा। तो 155 का स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना। अगर 2 बार बोलना पड़े तो मैं बोलूंगी 155 का डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 155, बिकॉज अगर ये ब्रीच हुआ सो इट गोना इसकी जर्नी फिर डाउन साइड, मतलब फिर वो साउथ साइड होने वाली है। मतलब हो सकता है 130 भी आ जाए, फिर 25 भी आ जाए, तो ये मूवमेंट है, इसलिए बीच में ही ब्रेक लगा दीजिएगा जैसे ही अगर 155 तोड़ दे तो। फिलहाल के लिए जैसे ही आपको 190 का ब्रेकआउट मिलेगा ना, ये स्ट्रेंथ पकड़ेगा मोस्ट लाइकली 200 240 के टारगेट के लिए। ठीक है, एक काउंटर और मैम, जीएमडीसी 689 689 का इन्होंने लिया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं इसमें 771 रुपए का टारगेट, तो ये सही सोच रहे हैं? मैंने 950 के टारगेट दिया इस पे, बट सोच सही रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी बाय करके तुरंत आप आ गए बड़े टारगेट की अपेक्षा 2-4 दिन के बाइंग रेंज पर आप आ गए, तो ये गलत है। सी व्हेन यू आर टारगेटिंग, कई बार आपको शॉर्ट टर्म में बड़े गेन मिलते हैं, जो कि जीएमडीसी ने किया है। जीएमडीसी हमने 540 पे रखे, पुरानी एंट्री छोड़ दो, लेकिन मोस्ट रिसेंटली 540 के पास रिकमेंड किया, 570 पर भी किया। तो जो टारगेट है फर्स्ट पेज टारगेट आ चुके हैं, बट अभी इन्वेस्टर वाले टारगेट ना 900 से 1000 के हैं एक्चुअली रेंज में, अगर आप समझे तो उसको समय लगेगा। तो आपकी एंट्री उस हिसाब से, अब पता नहीं आपने स्टॉक में कितना एक्सपोजर लगाया है, बट इफ इट इज बियॉन्ड अप टू 5%, तो आपके पास थोड़ी गुंजाइश बची नहीं है कि आप इसमें थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकें। इफ इट इज लेस देन 5% इन योर पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ, तो आप कहीं ना कहीं जब भी आपको 630 वगैरह पर मिले तो थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ सकता है आपको। ये क्यों है? बहुत बढ़िया रैली हुई है, और प्राइस करेक्शन नाम की एक चीज होती है। मैंने अभी एग्जांपल ये इसीलिए दिया है क्योंकि ज्यादातर आपको एग्जांपल्स इस तरह की आज के मार्केट में अगले 1 हफ्ते तक मिलेंगे कि जब हम दौड़ना शुरू करते हैं ना, तो एक लेवल के बाद में क्षमता खत्म हो जाती है, वो वॉल्यूम्स प्राइस वो सब कुछ का एक समावेश है। तो फिलहाल इसमें छोटा सा पुल बैक है, विच में लीड अप टू 630, वहां पर ऐड करने की सलाह है। लेकिन अगर आप आज से व्हेन वी आर टॉकिंग 22 मतलब 22 अप्रैल 2026 में, 22 अप्रैल 2026 में जब हम बात कर रहे हैं, सो मार्क माय वर्ड, बाय दिसंबर 2026 चांसेस है ये 850 के ऊपर चला जाए, एंड 27 खत्म होते होते 1000 के भाव को लगभग टच कर दे, रेंजिंग फ्रॉम 950 टू 1000। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इस काउंटर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। एक काउंटर है HFCL, कीर्ति गोयल जी का सवाल है। मैम, ये दो एक्चुअली काउंटर है, एक स्टरलाइट टेक, दूसरा HFCL, रुक नहीं रहे हैं दोनों। और स्टरलाइट टेक जितना गंदी तरह से गिरा था, 400 ऑड लेवल से 100 के भी नीचे आ गया था, उसके बाद अब जितना तेजी से चला है, शायद ही कोई काउंटर चला हो। मतलब मैं पिछले इस 2026 का अगर मैं किसी को सुपरस्टार शेयर बोलूं तो वो स्टरलाइट टेक है, जिसने की एक, मतलब एक होता है ना कि जिसमें कि आपको मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होता है, जिसमें आपको सब चीजें स्ट्रांग होती हैं, तो आपको डर नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आपको ये पता होता है कि शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा और मतलब प्रॉब्लम दे रहा है। अभी स्टरलाइट टेक में वो सब चीजें नहीं थी, चला बहुत अच्छा चला आपकी बार। HFCL उसकी लाइन में ही चला, क्योंकि दोनों ही शेयर, दोनों ही कंपनियां एक जैसे बिजनेस में है। अब क्या करें? HTL टेक अगर आप 2 साल का व्यू लेके चल रहे हो फ्रॉम हियर, अब भी होल्ड कर लो, 350 का अगला टारगेट है, मोस्ट लाइकली आ जाएगा। मीशो का 175 का टारगेट आ गया, अभी जस्ट हिट हुआ है, विल डिस्कस अगर उसमें एंट्री दी होगी तो आपके पास आपके पर्टिकुलर शो में। बट HTL टेक पे 350 400 के भाव अभी भी है, मिनिमम टारगेट्स है। मतलब सी बट वही बात है, चल बहुत गया है, शांति से देखो, डिसीजन आपका होगा। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कितनी चाल और बचती है और उसके अगेंस्ट में कितना रिस्क है। तो मेरी नजर में जैसे मैंने आपको बताया कि 350 400 बीस में और है जो कि इस साल आ जाएगा लगता है,
बट इसके लिए आपको ट्रेलिंग करना चाहिए, ना कि फ्रेश बाय करने से अवॉइड करो, दूसरे काउंटर ढूंढो जहां पर बेटर रिस्क रिवॉर्ड बन रहा हो। यहाँ पर वो चीज मिसिंग है। और रही बात जो भी लोग पहले से हैं, एंड आई वांट टू से दिस, आई एम हैप्पी टू शेयर दिस, HCL टेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पिछले 3 महीने में कम से कम 4 बार रिकमेंड किया है। सो ये हमारी रिकमेंड, और HFCL भी, ये दोनों मतलब मल्टीपल काउंटर्स रहे। HFCL तो लाइक 65-64 पर रिकमेंड किया था, 100 रुपए का टारगेट आ गया है ना, 80 एंड 100। एंड अभी भी मैं बेरिश नहीं हूँ, लेकिन उस पे जो है तरीका वो थोड़ा सा दूसरा है, आई विल कम टू दैट। बट HTL टेक में अभी फिलहाल आपको ना स्ट्रिक्टली जिम्मेदारी के साथ में 260 260 का ट्रेडिंग लगा के रखो। अगर ये ब्रीच हो तो ये मान के चलिए कि दोबारा स्टॉक आपका 200 की तरफ जा रहा है। एंड वहां पर स्टॉक के नेचर, इसके प्राइस को और इसकी क्षमता को समझते हुए दोबारा एंट्री बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस एट दैट पॉइंट इन टाइम होगा जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर होती है एट 160, एंड पॉसिबल टारगेट विल स्टार्ट फ्रॉम 350 टू 400 इटसेल्फ, वही टारगेट्स होंगे। तो फिलहाल के लिए 260 का ट्रेलिंग मेरी नजर में आप लोगों को यूज करना चाहिए। इसके साथ ही होल्ड करो, फ्रेश लोग अभी नहीं। कोई डिस्काउंट आएगा तो अच्छी चीज पर बाय कर सकते हैं। याद रखिए, एंट्री अच्छी है तो खराब चीज भी पैसे दे जाएगी, अगर एंट्री खराब है तो खराब अच्छी चीज भी पैसे देने में बड़ी जान पे आती है, मतलब बहुत समय ले लेगी। तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। प्राइस साइकिल को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अच्छे काउंटर को पिक करना। ठीक है। दूसरा आपने HFCL की बात की है, मित्तल जी, मैं एज आई सेड कि 60 से 65 की रेंज में स्टॉक रिकमेंड हुआ, फिर 72 पर, 2 अप्रैल की बात है, फिर 72 पर भी रिकमेंड किया, एंड जो टारगेट्स डिस्कस कर रहे थे वो आ गए हैं। बट यहाँ से फर्दर टारगेट की अपेक्षा रखो, बट विथ ट्रेलिंग। एंड लो ट्रेलिंग आपके लिए इस लास्ट वीक का जो लो पॉइंट है या फिर जो रेड कैंडल बनी है ना 92, उसी का स्टॉप लॉस रखिए और इसके साथ आप होल्ड करिए। स्टॉक प्राइस चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड है डेली टाइम फ्रेम पर, बट देयर इज स्टिल स्कोप एट वीकली टाइम फ्रेम, जिसके चलते थोड़ा सा और स्ट्रेच मार सकता है 107 110 तक, और वहां पर आपको शॉर्ट टर्म वाली पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए। रही बात इन्वेस्टर की, मैडम क्या हो कि अगर ये 30% टूट जाए और हम इसको ऐड कर ले तो ऐसा चलेगा क्या? क्या ये डबल हो सकता है? यहाँ से भी डबल का तो नहीं पता, बट यहाँ से आपको 120 और 140 तक तो हो सकता है। ठीक है मैम, आपकी आवाज नहीं आ बिल्कुल रही। ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रॉड वे में हमें आंसर आपकी मिला आवाज आ दोनों रही ही काउंटर्स पर इनफैक्ट। और अब एक कंपनी और मैम, अर्बन कंपनी, इसमें आपका टेक 180 पर लिया हुआ है। हमारे एक दर्शक है राहुल जी, इन्होंने, इसमें क्या करें मैम? 3 महीने 6 महीने का समय है तो अभी बाय कर लो। और अर्बन कंपनी में डिस्क्लोजर जरूर है, आज सुबह भी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हुआ। एंड टू Money9 व्यूअर्स, टू अदर व्यूअर्स, ये स्टॉक 105 एब्सोल्यूट 105 के प्राइस पर रिकमेंड भी हुआ था, और ये पुरानी बातें नहीं है, 10 दिन की बात है सिर्फ। सिंस देन इसने अपने 150 का पहला टारगेट, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि रेंजिंग थी, तो 145 या 50 बोला होगा, लेकिन 45 की जरूरत नहीं है। 150 is the first target that you can consider. 165 is next, then 180 after that. But अगर आप अब बना रहे हो अपनी एंट्रीज, तो आप ये समझ के रखें कि स्टॉक पिछले 10 दिन में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 35% चला है। तो कोई भी खराब दिन ऐसे आ सकता है कि खराब दिन वैसे अभी आ नहीं रहा है, बट फिर भी एक वेल प्लानिंग, कोई भी दिन ऐसे आ सकता है कि जिसमें इसमें आपको एक पुल बैक देखने के लिए मिले। हो सकता है वो आज ही हो जाए, हो सकता है वो 165 के जाने के बाद हो। सो फॉर दैट अगर आप अब एंट्री बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 120 का मेंटेन करना, एंड फर्दर जो आपके लिए टारगेट है, अब आप 140 पे खरीदोगे, 150 का टारगेट तो आपके लिए वायबल है नहीं, तो आपके लिए जो मिनिमम टारगेट आपको देखना चाहिए वो 165, 180 एंड 200, दैट शुड बी योर टारगेट रेंज। इसके लिए आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। बट यू नो व्हाट, अगर ये ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर अब वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा दिख रहा है, एंड क्योंकि कंपनी बिजनेस के एक्सपेंशन मोड पर आ रही है, तो अगर आप रख के भी चले जाए ना इसको पोर्टफोलियो में 2 साल के लिए, सो आपको लगेगा अरे वाह, इसने तो बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है। सो इट मे क्रॉस 250 वेरी सून, तो वैसी पोटेंशियल है इसमें। बट 200 से 250 के बीच की जो छलांग है वो बहुत बड़ी है। ट्रेलिंग के साथ ही यूज करना, या फिर एज एन इन्वेस्टर ही उसको चेस करना। ट्रेडर्स के बिना ट्रेलिंग के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे आप। अब लास्ट सवाल ले रहा हूं मैम, फिर मैं हम स्टॉक एक्सरे में बात करेंगे। एक हमारी दर्शक है सुनीता चतुर्वेदी जी, इन्होंने मॉस्टशिप लिए हुए 284 के।
अब ये पूछेंगे इसमें एवरेज कर लें क्या, और क्या टारगेट रखें 1 साल का? 1 साल का, ठीक है। थोड़ा लेट नहीं हो गया एवरेज के लिए भी? एवरेज आप लोगों को 170 पे तो बोला था। एनीवेज, ठीक है, चलिए, अब चलो। मिस हो गया मैम। बिकॉज टारगेट क्या आपके रखें पास में अब? 1 साल का टाइम 284 का है जी। यस, पहले तो ऐड कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। ये तो हो गया कि स्टैंडर्ड, मतलब जिनके सामने मॉन्स्टर के पास पहली बार दोबारा आ रही है, आप जिनके पास एंट्री नहीं है, सो दे कैन ऐड, दे कैन डू फ्रेश। जिनके पास है वो फ्रेश एडिशन भी एवरेज भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस है वो समझना ज्यादा जरूरी है। पहले वो है 165 का। 1 साल के नजरिए पर आपके लिए पहला टारगेट है 305 रुपए का, और अभी 204 पर चल रहा है। बहुत बड़ा जंप है और आ सकता है। तो 305 का आपका लिए पहला टारगेट है और 340 का सेकंड। सो सजेशन यही है, जैसा स्टॉक वैसी प्लानिंग। जब आप ये सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कि आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है। रिस्क मैनेज का मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसका मतलब मुद्दे की बात में यही है कि इसका मतलब है कि आपको कितना एलोकेशन करना है। तो स्टॉप लॉस सब कुछ आपको बता दिया, अब आप डिसीजन ले सकते हैं।